नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। आज हम जो सिक्स सिग्मा का हमारा जो सेशन चल रहा है, जिसमें हम येलो बेल्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे लियन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद में मूडा, 7 टाइप ऑफ वेस्ट, कुछ अदर टाइप ऑफ वेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे, टाइप 1 मूडा और टाइप 2 मूडा। ये दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, ये कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी इस जर्नी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि लियन क्या होता है। तो लियन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स के मतलब यह होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस है जो काम कर रही है और वो अपना रिक्वायर्ड आउटकम अगर जनरेट नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अननेसेसरी टाइम भी कंज्यूम होता है, लेबर भी वेस्ट होती है, मटेरियल जो होता है वो भी, उसका भी लॉस होता है ना। तो इससे अगर हमें बचना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमें लियन के बारे में सोचना पड़ेगा। लियन मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज हम करेंगे जिससे कि हमारे डिफेक्ट्स कम से कम हो सके। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने डेफिनेशन में लिखा है, व्हाट इज डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स इज अ फेल्यूर टू मीट अ रिक्वायरमेंट इन अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं कर रही है तो उसे हम डिफेक्ट करें। डिफेक्ट के सबसे बड़ा लॉस क्या होता है, डिफेक्ट्स के कॉस्ट ऑफ मनी। जो आपका मनी है वो ज़्यादा लगता है क्योंकि डिफेक्ट हुआ है, आपको फिर से चीज़ें रिप्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, लेबर लॉस होगा, मनी लॉस होगा, टाइम लॉस होगा। ठीक है। और जो डिफेक्ट्स है वो रिक्वायर्ड नहीं होता सेटिस्फैक्ट्री आउटकम के लिए। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपके कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड हो तो आपको आपकी प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट्स कम करने होंगे। डिफेक्ट कम करना है मतलब आपको लियन करना है। लियन मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रोसेसेस के कारण अगर बड़ा हो गया है तो उसे आप छोटा करने की कोशिश करेंगे, कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कम से कम स्टेप में आप टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसे ही हम कहते हैं लियन। अब हम बात करते हैं मूडा। मूडा बेसिकली क्या होता है। मूडा ऐसे सभी टास्क, ये एक जापानीज टर्म है, इसका मतलब होता है ऐसे सभी टास्क जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं मूडा। अकॉर्डिंग टू टाइको अहिनो, ये चीफ इंजीनियर थे टोयोटा कंपनी में, उन्होंने 7 टाइप ऑफ मूडा आइडेंटिफाई किए थे। आप जब भी देखेंगे कि जब भी क्वालिटी को लेकर बात होगी तो दो देशों के नाम या दो देशों के लोगों के नाम हमेशा आएंगे। पहला रहता है जापान और दूसरा जो है उसका नाम है अमेरिका। तो अब हम बात करते हैं 7 टाइप ऑफ मूडा के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो मूडा आपको दिख रहे हैं वो है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन ईजिएस्ट फॉर्म है वेस्ट को आइडेंटिफाई करने का। उसके बाद में करेक्शन, इन्वेंट्री, मोशन, कन्वेंस, ओवर प्रोसेसिंग और वेटिंग। ये कौन कौन से हैं और इनका किस तरह से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये अब हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओवर प्रोडक्शन, ए प्रोडक्ट, पार्ट और सर्विस was produced too fast at the wrong time or too much quantity for the process। अगर आप कोई प्रोसेस है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके द्वारा या किसी मशीन के द्वारा या किसी एम्प्लॉय के द्वारा प्रोडक्ट को बहुत तेजी से अगर तैयार किया जा रहा है ना, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन। Often associated with tangible outcome from a process. These outcomes don't have to be final or earned product of said process। जो ओवर प्रोडक्शन होता है, ये ओवर प्रोडक्शन आपका फाइनल गुड नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो आउटकम है, आउटकम डोंट हैव टू बी फाइनल और एंड प्रोडक्ट्स, ये फाइनल नहीं है आपकी प्रोसेस का। प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट दैट इजंट यूज्ड इन अ प्रोसेस। आप ऐसे अगर कोई इक्विपमेंट्स तैयार कर रहे हैं जो कि प्रोसेस के अंदर यूज नहीं होने हैं तो ये भी एक तरह का ओवर प्रोडक्शन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि एक ऑपरेशन थिएटर है, एक हॉस्पिटल है जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे 10 ऑपरेशन होने हैं, पर आप अगर कम से कम 10 ऑपरेशन होने हैं और अगर आप 20 ऑपरेशन की जो टेबल्स हैं उन्हें अगर प्रिपेयर करते हैं, इसके अलावा आप अगर 20 सेट ऑफ इक्विपमेंट्स अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये ओवर प्रोडक्शन हो गया। कई बार ओवर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रिक्वायर्ड ओवर प्रोडक्शन और एक ओवर प्रोडक्शन।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रिक्वायर्ड ओवर प्रोडक्शन का। जैसे सपोज करें आपने आपके घर की पार्टी रखी है, आपने 100 गेस्ट को इनवाइट किया है, तो डेफिनेट सी बात है आप जब खाना प्रिपेयर करेंगे तो आप सिर्फ 100 लोगों का खाना प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो 105 110 लोगों के हिसाब से होगी, कि अगर गेस्ट कभी बढ़ भी जाते हैं तो उन्हें अकोमोडेट किया जा सके। तो इसलिए हमेशा आपको समझना है कि कौन से प्रोडक्शंस रिक्वायर्ड हैं और कौन से नॉन रिक्वायर्ड हैं। अब हम चलते हैं करेक्शन को देखने के लिए। करेक्शन जो है, करेक्शन मतलब आपने कोई प्रोसेस किया और उसे आपको बार बार फाइन ट्यून करना पड़ रहा है। चूंकि आपको फाइन ट्यून करना पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बना। जैसे अगर आप घर में पेंट करवा रहे हैं और जो टेक्सचर आपको चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल रहा है और आपका ऊपर बार बार रीवर्क करना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं करेक्शन। आप चाहते हैं कि आपका म्यूजिक सिस्टम है, ये इसमें से जो साउंड निकल रहा है प्रॉपर लेवल पे निकले या प्रॉपर टाइप से निकले, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसे आपको बार बार करेक्ट करना पड़ेगा। इसे ही हम कहते हैं करेक्शन। करेक्शन में दो चीज़ें हैं हमें जो ध्यान रखनी है। टू वेज अगर आपको रिमूव करना है तो टू वेज टू एलिमिनेट रिवर्क और करेक्शन, दो रास्ते हैं। रूट कॉज ऑफ रिवर्क मस्ट बी एड्रेस्ड। सबसे पहले रूट कॉज आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है। हो सकता है आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कलर अगर आप कर रहे हैं तो आपने अगर प्रॉपर टाइप का अगर शेड इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसके कारण हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट क्वालिटी स्टेप्स दैट रिड्यूस रिवर्क वेस्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें क्वालिटी स्टेप्स अपने यहाँ पे बढ़ाने चाहिए या इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे कि जो रिवर्क है उसे कम से कम किया जा सके। रिवर्क सबसे ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है, रिसोर्सेज भी कंज्यूम करता है, तो इससे आपको बचना होगा। अच्छा, अगर हम कहें कि रिवर्क क्यों करना पड़ता है तो सबसे एक मेजर जो रीज़न होता है वो होता है रॉन्ग कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी जो बात की थी कि प्रॉपर शेड नहीं आया इसलिए बार बार पेंटिंग करनी पड़ रही है। इसका एक सीधा सा कारण है कि हमारे द्वारा नहीं बताया गया कि आपको किस लेवल पे पेंटिंग करनी है, या फिर आपको अगर एक पर्टिकुलर mm थिकनेस की कोई शीट चाहिए और वो अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हमने नहीं बताया कि किस तरह की चीज़ें आपको जो है प्रोड्यूस करनी है और उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ी। तो कई बार रॉन्ग कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्शन के लिए। एक जो मुद्दा है वो है इन्वेंट्री। जो जब आप और प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एक प्रोसेस जब काम कर रही है और दूसरी प्रोसेस जब है, उसके बीच में आप अगर और प्रोडक्शन आप करते जाते हैं या फिर आप एंड प्रोडक्ट आपने बहुत ज़्यादा बना लिया तो इसके कारण आपको इन्वेंट्री जनरेट होती है। ये इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो और प्रोडक्शन कैन कॉज ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले चीज़, आइटम को तब बनाना जब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके कारण भी आपकी इन्वेंट्री बढ़ती है। इन्वेंट्री जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है या सबसे ज़्यादा कहीं दिखाई आपको देता है तो एक बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैचेस के अंदर चीज़ें प्रोसेस होती हैं वहाँ पे आपको इन्वेंट्री दिखती है। आपको ये भी समझना होगा कि अगर आपका जो सिस्टम है वो अगर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है कुछ इन्वेंट्री होगी। तो वहाँ पे आपको स्मार्टली तरीके से मैनेज करना होगा कि आप किस तरह से ये जो इन्वेंट्री है इसे कम करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको केक बनाना है तो केक बनाने के लिए डेफिनेट सी बात है आप एक सिंगल केक भी बना सकते हैं। पर अगर आपकी बेकरी बड़ी है और अगर आप ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड के बनाने के लिए आपको बैचेस का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बैचेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी मार्केट डिमांड है, कितनी हमें इन्वेंट्री रखनी है, ताकि उसे हम प्रॉपर समय के साथ में कंज्यूम करवा सकें और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। क्योंकि अगर ये इन्वेंट्री 2 या 3 दिन तक होल्ड रह गई तो हो सकता है आपने जो प्रॉफिट सोचा था उसको आप हट के लॉस में चले जाए। तो इसलिए सिक्स सिग्मा में एक एक चीज़ का बहुत माइन्यूट ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं मोशन। मोशन किसी भी का हो, चाहे रॉ मटेरियल का हो या एम्प्लॉय का हो, और ख़ास तौर पे ऐसी प्रोसेसेस जिसमें आपका जो एम्प्लॉय है वो इंगेज हो या पीपल ओरिएंटेड पीपल पावर्ड जो प्रोसेस होती हैं उसमें मोशन काफ़ी ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि लोग एक जगह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे कंटिन्यूस फ्लो करते रहते हैं।
इससे बचने के लिए, इस अननेसेसरी मोशन से बचने के लिए और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पैकाघेटी डायग्राम, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, इसे यूज़ किया जाता है, जिसमें हम जो पर्सन है उसके जितने भी टच पॉइंट्स हैं उसके मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेस करते हैं, और जब समझते हैं कि इसने इस तरह से मूवमेंट हो रहा है तो इसे हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी फिर प्लानिंग की जाती है। इसमें कोशिश यही की जाती है कि जो इंडिविजुअल जो मूवमेंट है उसे कम से कम रखा जाए। अब हम बात करते हैं कन्वेंस। कन्वेंस मतलब एक इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पहुंचती है और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक वापस पहुंचती है तो इसमें कितना मूवमेंट करना पड़ा है। जैसे सपोज करें कि एक सीईओ है, उसे एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन अपने सुपरवाइजर से लेनी है। अब सीईओ को क्या करना पड़ेगा, पहले वो डायरेक्टर से उस चीज़ की डिमांड करेगा, डायरेक्टर मैनेजर से, मैनेजर एसएमई से पूछेगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सुपरवाइजर से पूछेगा। इसी के बाद में जो सुपरवाइजर है वो फिर एसएमई को, एसएमई मैनेजर को, मैनेजर डायरेक्टर और डायरेक्टर सीईओ को। ये हमने एक डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा का मूवमेंट जो है उसके एग्जांपल लिया है। ये एक तरह का कन्वेंस है। और वहीं अगर हम फिजिकल मूवमेंट्स की अगर बात करें तो अगर आपको ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई अगर पहुंचना पड़ रहा है, बनस्पत अगर आप सीधे ए से ई पहुंचेंगे तो ज़्यादा चीज़ें फास्ट होंगी, तो इसे ही हम कहते हैं कन्वेंस। तो ये भी एक तरह का लॉस है, इसे भी आपको कम से कम करने के बारे में सोचना है। ये किस तरह से कम किया जा सकता है हम अपने आगे की जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें समझेंगे। इसके बाद होता है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग मतलब एक सीधा सा मतलब है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो वैल्यू एडिशन हो भी रहा है उस वैल्यू एडिशन की कस्टमर को ज़रूरत नहीं है। जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन एम्प्लॉय आ प्रोसेस इनपुट मोर रिसोर्सेज इनटू ए प्रोडक्ट और सर्विस देन इज वैल्यूड बाय द कस्टमर। अब ये ओवर प्रोसेसिंग क्यों होता है, तो इसका एक जो बड़ा कारण है वो तो है इग्नोरेंस, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट वे में अगर काम करना पसंद करते हैं तो वो भी एक ओवर प्रोसेसिंग होता है। एक्साइटमेंट और लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते वक्त आपको चपाती को पकाना है। अब पकाने की बजाय अगर आप उसे ज़्यादा पका देंगे तो दो नुकसान होंगे। पहली बात, एक तो आपकी गैस का लॉस हुआ, दूसरी चीज़ आपने जो चपाती बनाई है हो सकता है वो जल भी जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये फूड इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल लिया जो कि ओवर प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल है। इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। कई बार आप जब अपने यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप हैं और आप जब ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं और आप किसी पार्ट को अगर एक रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा अगर फिनिश देने की कोशिश करते हैं तो इसे हम कहते हैं ओवर प्रोसेसिंग। सपोज करें कि आप अगर पेंटिंग इंडस्ट्री में हैं और आप इस तरह की मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसे आपको जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और आप अगर उस पर भी अगर अननेसेसरी पेंट अगर करते हैं तो इसे भी हम कहते हैं ओवर प्रोसेसिंग। बहुत सारी जगह पे आपको ओवर प्रोसेसिंग भी देखने को मिलेगा। इसी के अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा जिसे हम कह सकते हैं ये होता है वेटिंग। वेटिंग मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो काम या तो स्लो कर रही है और आपके पास में पाइल ऑफ इन्वेंट्री क्रिएट होती जा रही है, या फिर लोग आपके पास में क्यू के अंदर इंतजार कर रहे हैं। एन आइडियल टाइम इन प्रोसेस, जब भी लोगों को प्रोसेस ये वेट करना पड़ता है तो चाहे वो लोग हों या रॉ मटेरियल हो, इसे हम कहते हैं वेटिंग। जब भी आपकी जो स्टेप्स हैं ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना हो, व्हेन प्रोसेस आर अनरिलायबल, जब प्रोसेस रिलायबल नहीं हो, वर्किंग बैचेस अगर बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो, लॉन्ग चेंज ओवर शिफ्ट बिटवीन स्टाफ एंड मशीन, अगर लोगों को शिफ्ट्स करने में या चेंज जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें अगर शिफ्ट चेंज हो रही है तो उसके लिए भी अगर वेट करना पड़ता है तो ये भी एक तरह का लॉस है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज करें आप अगर किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में जब लोगों को बड़ी एक लंबी लाइन के अंदर इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि या तो उसमें रिसीवर अवेलेबल नहीं है या शिफ्ट चेंज हो रही है, तो ये इस तरह का जो लॉस है ये एक तरह का वेटिंग लॉस है, जिससे कस्टमर भी आपके डिससेटिस्फाइड होते हैं और उनके अंदर एक तरह का इरिटेशन जनरेट होता है।
पेट्रोल पंप्स पे हम कई बार देखते हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं, या फैक्ट्री पे अगर आप जाते हैं, टोल टैक्स पे जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको वेटिंग के एग्जाम्पल्स देखने को आसानी से मिल सकते हैं। डॉक्टर्स के यहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ भी आपको एक लंबी सी क्यू देखने को मिलती है। तो ये इस तरह के जो लॉसेस हैं इसे हम वेटिंग लॉस कहते हैं। कुछ दूसरे तरह के लॉसेस भी हैं जिन्हें इन 7 वेस्ट के अंदर नहीं कंसिडर किया जाता है, बट ये एक तरह की ये भी लॉस है। जैसे आप कह सकते हैं टैलेंट लॉस। टैलेंट मतलब आपके पास में कोई व्यक्ति है जिसके पास में जो अवेलेबल रिसोर्स है, आप उसके रिसोर्सेज का अगर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका एक टैलेंट लॉस हो गया। आइडिया, आपके पास में कुछ लोग हैं जो एक अच्छा आइडिया आपको जनरेट करके दे सकते हैं, उसका अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसे हम आइडिया लॉस कहते हैं। कैपिटल लॉस या कैश लॉस, आपके पास में पैसा है बट उसे प्रॉपरली आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग आपका पैसा अगर होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो ये भी एक तरह का लॉस है। अब हम बात करते हैं ये मूडास जो हैं ये आपके हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 कैटेगरी मूडा और टाइप 2 कैटेगरी मूडा। देखिए, मूडा मतलब ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी वैल्यू एड नहीं कर रही हैं, पर कुछ नॉन वैल्यू एडेड चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसे हम रखते हैं टाइप 1 मूडा के अंदर। जैसे सपोज करें आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उससे इंस्पेक्ट किया जाना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर लेवल का बना है या नहीं बना है। तो ये जो इंस्पेक्शन है इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है बट कंफर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं टाइप 1 मूडा। ये रिक्वायर्ड मूडा है, आप इसे एलिमिनेट किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लंबी क्यूज लगती हैं जब कोई वीआईपी आते हैं, बट वो जो लंबी क्यूज इंस्पेक्शन की लगती है आप उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेथ थ्रेट वीआईपी की बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 मूडा, जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। हम इसे फास्ट कर सकते हैं बट इसे एलिमिनेट या रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा है टाइप 2 मूडा, जो कि नॉन वैल्यूएडेड टास्क है और जो कि इसेंशियल भी नहीं है, जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही मूडा को जो है रिमूव करना है। पहले आपको ये समझना है कि ये मूडा टाइप 1 कैटेगरी में है या टाइप 2 कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आज हमने बात करी है टाइप 1 और टाइप 2 मूडा की। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, 5S। ये भी आपका लियन कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। 5S मतलब 5 ऐसी चीज़ें जिससे आपका फ्लोर प्रॉपरली विजिबल हो सके। जिस 5S की वो बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला ऐसे सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज्ड और सस्टेन। अब हम समझते हैं कि सॉर्ट क्या है। सॉर्ट मतलब आपके पास में आपका जो वर्किंग एरिया है उसमें अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हटाना। जैसे सपोज करें आपकी शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर के ऊपर अगर अननेसेसरी फाइल्स रखी हुई हैं या आपका जो वर्क स्टेशन है उसके ऊपर अननेसेसरी चीज़ें स्कैटर्ड वे में अगर रखी हुई है तो उसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपकी टेबल के ऊपर हैं जो आपके लिए यूज़ नहीं है, तो अगर आप उसे हटाते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉर्ट। उसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब आपकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को प्रॉपरली एक फ्लो के अंदर अरेंज करना ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो सके कि चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करेंगी। ये हो गया सेट इन ऑर्डर। तीसरा होता है शाइन। आपने जब चीज़ें प्रोसेस सेट इन ऑर्डर कर दिया है तो उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन और करना, साफ सफाई करना, इसे हम कहते हैं शाइन। फिर होता है स्टैंडर्डाइज्ड। आपने जो तीनों चीज़ें जो की हैं उनका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना कि कितने लेवल तक आपको रखना है। जैसे सपोज करें कि आपका शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर आप डेली कॉलिन से क्लीन नहीं करेंगे, आप उसे फिनाइल से क्लीन करेंगे। बट आपकी जो ग्लास डोर्स हैं उसे आपको जो है कॉलिन या इस तरह के जो ग्लास क्लीनिंग मटेरियल्स हैं उससे क्लीन करना रहेगा। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड करना, कहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है सॉर्टिंग के लिए, सेट इन ऑर्डर के लिए, शाइन के लिए। उसके बाद में सस्टेन, जो चीज़ें अभी तक आपने करी हैं उसे बनाए रखना, यही है 5S। हम जो 5S के बारे में आगे चर्चाएं करेंगे तो इसमें हम और डिटेल में बात कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम बेसिकली आपका जापानीज का कॉन्सेप्ट है। जस्ट इन टाइम के अंदर हम मटेरियल को तभी अवेलेबल करवाते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। कई ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने यहाँ पर जब फाइनल असेंबली कर रही होती है गाड़ी की, तो उस समय उनके पास में उनकी जो सीट्स हैं वो केवल 4 से 5 घंटे पहले पहुँचती हैं ताकि उनके पास में अननेसेसरी इन्वेंट्री क्रिएट ना हो। तो इसीलिए जो जस्ट इन टाइम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी व्यक्ति को वो चीज़ें तभी मिले जब उसकी ज़रूरत हो, उसके पहले ना मिले। इसे ही कहते हैं हम जस्ट इन टाइम।
तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ में बने रहने के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।